गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। तो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट कि वी ऑल हैव कंप्लीटेड द मीनिंग, इंट्रोडक्शन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात कि आपको ये बता दें कि ये जो वीडियो है वो अब तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक, इसमें क्यों ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी में से कन्फर्म है हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे और सभी चीज़ बनेंगे। इसीलिए चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 4 प्रिंसिपल्स होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो F.W. टेलर दिया है। F.W. टेलर कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो मीन्स की कहाँ के थे, वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। वी ऑल हैव स्टडीड इट। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि पहले किस तरीके से, अगर जब ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं था तब कैसे काम होते थे। तो पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का दौर था, सभी लोग केवल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करने ऊपर जोर दे रही थी। सारी दुनिया मैक्सिमम मशीन्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय जो मैनेजर्स होते थे वो केवल रूल ऑफ थंब पे काम करते थे। तो वो रूल ऑफ थंब पे काम करते थे। उनको मीन्स कि रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि परंपरा का पालन करना, जो पहले एक्सपीरियंस किए हैं बस उसी का पालन करना। जैसे कि अगर हम लोग जो चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल हुई है तो आज भी हम वही फॉलो करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चाहे भले ही आगे आने वाले में शायद कोई नए कंपटीटर ने मार्केट में एंट्री कर ली हो, कोई बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया हो, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंजेस हो गया हो, एकदम रूल ऑफ थंब मीन्स की लकीर का फकीर के जैसे हम लोग चलते आ रहे हैं। अगर ये प्रिंसिपल अपनाने से हम लोगों को सक्सेसफुल मिली थी तो हम यही प्रिंसिपल अपनाते रहेंगे जब तक कि हमें बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। ठीक, और या तो फिर वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे मीन्स की विश्वास करते थे। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के अपने लिमिटेशंस होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड मीन्स कि आपको कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है, चलिए कई कई सारे ऑप्शंस हैं, आप सभी चीज़ ट्राई कर लीजिए, ट्राई करते जाइए, जिस पे जो सही लग जाएगा तो वही अपना लिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि समय ज़्यादा लगता है, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कभी कभी कई सारे ट्रायल्स हो जाते हैं और सक्सेस हमें नहीं मिल पाती है। तो उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं। इसीलिए और जो ये F.W. टेलर का मानना था कि F.W. टेलर इस सिनेरियो में, जो F.W. टेलर ने एक मेथड ऑफ साइंस डेवलप किया। ठीक, उनका जितना भी अप्रोच था वो मेथड ऑफ साइंस पे डेवलप था कि पहले किसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करिए कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके सॉल्यूशंस कितने हैं, उस सॉल्यूशन के बाद सारे सॉल्यूशन को लेने के बाद क्या क्या परिणाम होंगे, सबको मेज़र करिए कि कौन से सॉल्यूशन को अपनाने से कितना हमें प्रोग्रेस मिलेगा, उसके कितने क्या रिज़ल्ट होंगे। फिर उसके बाद आप रिज़ल्ट पे पहुंचिए कि हमें कौन सा सॉल्यूशन अपनाया जाए। ठीक, जैसे कि मशीन से आपको ख़रीदनी है तो आपको कई सारे मार्केट में मशीन मिलेंगे, तो उसमें से कौन सा मशीन हम लगाएं जिसमें कि हमें क्या नाम है सफलता मिलेगी, कौन से मशीन से हम प्रोडक्शन करें कि कम से कम बिजली खपत लेगी, कम हमें पैसा देना पड़ेगा, उसमें कम एक्सपोर्ट चार्ज देना पड़ेगा अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो। ठीक, वो कितने साल तक चलेगी, ऐसा तो नहीं कि सस्ता है लेकिन वो 2 ही 4 साल में ख़त्म हो जाए, और जो थोड़ा सा महंगा है पर वो 10 साल तक काम करे। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए किसी काम को करना, साइंटिफिकली करना। इस सिनेरियो में टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ही प्रपोज द साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज टू रूल ऑफ थंब। ठीक है, इन्होंने रूल ऑफ थंब के अपोजिशन में, उसको अपोज करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया। ठीक, ये समझते थे कि ह्यूमन एक्टिविटी को हमेशा, जब चीज़ें बाहर बिजनेस एनवायरनमेंट बदलती रहती है तो हमें एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए। हर वक्त हमें ट्रायल एंड एरर मेथड पे या हम रूल ऑफ थंब पे नहीं विश्वास करना चाहिए। तो चलिए उनके वर्ड्स में अगर हम देखें तो जैसे ही वॉज द, वी ऑल नो दैट ही वॉज वर्किंग इन बेथेलम स्टील कंपनी। ठीक है, तो वहाँ पे टेलर ने खुद काम किया था, और जब इस साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहले उन्होंने एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन वहाँ का प्रोडक्शन में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई। मीन्स कि 3 गुना वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ गया, वहाँ का मीन्स की अर्निंग बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया।
तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इनके प्रिंसिपल्स का कि आखिर क्या खूबी इनके प्रिंसिपल्स में और कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला है जस्ट वही सिंपल थिंग कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हमें साइंटिफिक अप्रोच अपनाना है किसी भी चीज़ के लिए, रूल ऑफ थंब पे नहीं चलना है। ठीक, रूल ऑफ थंब मतलब परंपरा लकीर का फ़कीर की मीन्स कि आप जो चीज़ चला आ रहा है वैसे ही मानना है, हमें उसका साइंटिफिक क्या रीज़न है इससे पूछना ही नहीं है। रीज़न का हमें भले पता ना हो, ठीक है, कॉज का पता ना हो, इफेक्ट में पता ना हो, बस हमें ये पता है जैसे कोई अगर माचिस की फैक्ट्री है, ठीक, तो एक मैच स्टिक्स में अगर 60 तीलियाँ रखी जा रही हैं तो चाहे कितने भी महंगाई आ जाए, ठीक है, वो 60 तीलियाँ ही रहेंगी। भले आपको रेट बढ़ाना पड़ जाए, रेट बढ़ाने से आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं, फिर भी ऐसा नहीं कि आप उसको 10 तीली घटा देंगे तो कुछ नहीं होगा। परंपरा है, चली आ रही है तो ऐसे ही बनेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक, तो इस मीन्स दैट कि आपको जो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि रूल ऑफ थंब में मीन्स कि विदाउट कॉज एंड इफेक्ट को सोचे, जैसे ही चला आ रहा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट किए रहना और उसी के तरीके से काम करना बिना किसी साइंटिफिक रीज़न के। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर का कहना था कि कोई भी काम करने के तरीके कई हो सकते हैं पर उनमें से केवल एक ही तरीका बेस्ट हो सकता है जो कि एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, तो वो तरीका हमें ढूंढना चाहिए। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। जो भी ट्रेडिशनल मेथड से आप कोई काम कर रहे हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है, उसके काम को पढ़िए और काम का अध्ययन कीजिए, कार्य अध्ययन कीजिए, उसके बाद ठीक जो मेथड आपको अच्छा लगे वो अपनाइए। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, तो साइंस का मीन्स है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि आपको साइंटिफिक अप्रोच अपनाना है सभी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, तभी जा कर के आप हर सिचुएशन में आप सक्सेसफुल रहेंगे और सबसे मोस्ट एफिशिएंट वे में आप काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड मीन्स कि फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लाइड दैट मैनेजर सर्व एज अ लिंक बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। वी ऑल नो दैट कि फैक्ट्री का मालिक कोई और होता है, वर्कर्स कोई और होते हैं, अगर उसमें बीच में मैनेजर्स होते हैं जो कि वो भी एक वर्कर ही है, ठीक है, एक एम्प्लॉई है। ठीक, मैनेजर का क्या होता है कि लिंक होता है, वो उन दोनों के बीच में ब्रिज होता है, वो वर्कर्स की बात को ओनर के बात पहुंचाता है, ओनर की पॉलिसीज़ को वर्कर्स पे लागू करता है। मैक्सिमम होता क्या है कि वर्कर सोचते हैं कि ये तो ओनर की तरफ से ही बोलेगा और ओनर का ही पॉलिसी को ये हमेशा हमारे ऊपर थोपना चाहेगा। तो यहाँ पे ओनर या मैनेजर और वर्कर्स के बीच में हार्मनी रहे, ठीक है, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना रहे। उनका कहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो दोनों को लॉस होगा, उनको वर्कर्स को वेजेस कम मिलेंगी, इनको प्रॉफिट कम होगा, ज़्यादा क्या नाम है कि अगर बढ़ेगा नहीं, फैक्ट्री बढ़ेगी नहीं तब भी नुकसान है। ठीक, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वर्कर्स को बोनस मिलेगा। और इसलिए उनका ये मीनिंग्स था कि अगर जो वर्कर्स हैं वो पूरा का पूरा अपने से सारा डिवोशन देते हुए काम करें, और जो ये आपके क्या नाम है कि ओनर्स हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन को देखिए दिखाया गया है, पीछे ग्राफ है कि प्रोडक्शन खूब तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जितना तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जो मालिक है वो अपने वर्कर्स को सैलरी के अलावा बोनस दे रहा है। ठीक, तो इट मीन्स दैट कि ओनर शुड ऑल्सो शेयर हिज प्रॉफिट्स एमंग्स द वर्कर्स टू मेक द हार्मनी। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर जो भी आपका जनरल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को थोड़ा वर्कर्स में भी शेयर करना चाहिए। इससे हार्मनी बनी रहती है, वर्कर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और इसमें जापानीज़ वर्क कल्चर का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल आता है। ठीक, जापानीज़ कंपनी में क्या होता है कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक, पैटर्नल मीन्स पैटर्नल हम लोग कहते हैं जैसे मैटर्नल पैटर्नल, तो पैटर्नल मतलब पिता के साइड से। ठीक, जो लोग होते हैं या पिता के साइड के जितने रिश्तेदार होते हैं उनको पैटर्नल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ओनर है उसको एज अ फादर समझना चाहिए और वर्कर्स जो है एज अ सन उसको समझे। अगर ओनर अपने वर्कर्स को एज अ सन ट्रीट करे तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होगा ही नहीं। ठीक, वहाँ पे यहाँ तक कि वर्कर्स वहाँ पे कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई हड़ताल नहीं करते हैं। ठीक, उनको अगर कभी कोई चीज़ अपोज करना होता है, स्ट्राइक करना होता है, तो वो अपने हाथों पे काली पट्टी ब्लैक बैच बांध करके वो पहले से और ज़्यादा घंटा काम करते हैं, जिससे कि उन्हें
ओनर्स की सिंपैथी मिले, लेकिन काम नहीं रुकने देते हैं। ठीक, जानते हैं कि कंपनी जब तक है तब तक सभी के इंटरेस्ट है। कंपनी जिस दिन बंद हो जाएगी तो अगर ओनर को लॉस होगा तो वर्कर्स को भी लॉस होगा, वर्कर्स भी अनएम्प्लॉयड होंगे, और अगर वर्कर्स के बंद होते हैं तो ओनर्स का भी लॉस होगा। तो देयर शुड बी द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये एक तरीके से एक्सटेंशन है पिछले प्रिंसिपल का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, और बड़ा रूप है कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसकी हर आदमी को अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक, एम्प्लॉय जो है वो कोऑपरेट करे, मीन्स एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स कोऑपरेट करें ओनर्स का, मैनेजर्स का, और मैनेजर्स और ओनर्स मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेट करे वर्कर्स को हर काम में, उनके पर्सनल प्रॉब्लम से लेकर के उनके जो ऑफिशियल प्रॉब्लम है सभी में सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक, वर्कर्स को भी ये सोचना चाहिए कि जो भी मैनेजमेंट के सामने अपनी डिमांड रखें वो रीज़नेबल डिमांड हो। ठीक है, ऐसा ना डिमांड रखे जो ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड हो, और कम्युनिकेशन सिस्टम उन लोगों के बीच में अच्छा होना चाहिए, गुडविल अच्छी होनी चाहिए। ठीक, वही पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। टेलर के अनुसार अब ऐसा क्यों होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कि कोऑपरेशन नहीं होता है। ठीक, तो कोऑपरेशन तभी नहीं होगा जबकि अगर वर्कर्स को ये भी अगर फील हो जाएगा, मान लीजिए आप उनको वर्कर्स को सभी को सैलरी दे रहे हैं, पर अगर सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तब भी वो फीलिंग आ जाएगी, कोऑपरेशन नहीं रहेगा। तब सब अपने अपने बारे में सोचने लगेगा कि हमको ज़्यादा लाभ मिल जाए, हमको ये एक तरीके से गेन मिल जाए, ये सपोर्ट मिल जाए, हमें ज़्यादा छुट्टी मिल जाए, हमें पहले थोड़ा सा लेट आने के लिए सुविधा मिल जाए। ठीक, अगर नहीं पैसे से कुछ लाभ हो रहा है तो हर आदमी अपने बारे में सोचने लगता है। तो जो मैनेजमेंट है उसको सबको इक्वली देखना होगा। ठीक, और सारे काम का भी इक्वल डिवीज़न होना चाहिए, जिससे कि किसी को ये फील ना हो कि हमें ज़्यादा काम मिल रहा है और उन्हें कम मिल रहा है। तो जैसे ही उसको ये फीलिंग आएगी तो फिर ज़्यादा काम हमें मिल रहा है तो काम कम करना, वो काम को डिले करने लगेगा। ठीक है, लिंगर करने लगेगा और काम फिर सही से नहीं होगा। अल्टीमेटली वो इफ़ेक्ट करेगा फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री के प्रॉफिट के ऊपर। तो ये था थर्ड इनका प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक, आई रिपीट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी सबसे बड़ी बात कि डिपेंड करती है बहुत हद तक पर्सनल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर। ठीक है, लोगों की जो पर्सनल जितने वहाँ पे लोग काम करते हैं किसी भी फैक्ट्री में, वहाँ के लोगों की योग्यता के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक, आप देखे होंगे कि जहाँ का जो ओनर होता है या जो मालिक होता है, वो अगर क्या नाम है कि अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा लीडर होता है और वहाँ के वर्कर्स अच्छे होते हैं, तो वो फैक्ट्री ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा अच्छे से चलती है। ठीक, ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, कुछ ही दिन में वो अपना नाम कमा लेती है तो मार्केट में। तो वर्कर्स ट्रेनिंग वॉज, अब यहाँ पे FW टेलर कहते हैं कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे होगी, तो इसका भी साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट को ये हर वक्त सोचना चाहिए कि कैसे वर्कर का डेवलपमेंट कर सके। अपने यहाँ जो भी वर्कर्स या मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कैसे डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर देना चाहिए ये प्रोसेस उनके एम्प्लॉयमेंट से ही, कि जैसे जब उनको सबसे पहली बात कि बेस्ट सिलेक्शन करें, सिलेक्शन के समय से ही अच्छे लोगों को ही सिलेक्ट करें अपनी कंपनी में। ठीक, जिससे कि अच्छे लोग आएंगे। फिर उनका प्रोसेस तो हर पर्सन को जो है साइंटिफिकली सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, कई सारे इंटरव्यूज़, कॉम्पिटिशन्स और मिस डेमो वगैरह के बाद उनको सेलेक्ट किया जाए। ठीक, अच्छे पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको उनके अनुसार, जैसे कि वो जिस लायक हैं, ठीक, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी कॉम्पिटेंसी है, उस लायक उनको फिज़िकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अनुसार उनको वर्क दिया जाए। ठीक, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ठीक, उसके बाद एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को हर वक्त ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, बीच बीच में ट्रेनिंग देना चाहिए एफिशिएंट को, जिससे कि एफिशिएंसी आ सके, और ये इंश्योर करना चाहिए कि हर वक्त वो एकदम ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से और प्रॉस्पेरिटी से हो कंपनी और वर्कर्स के बीच में। ठीक, फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट कि टेलर वॉज एन अर्डेंट सपोर्टर ऑफ यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टेलर थे वो प्रबल
सपोर्टर थे, समर्थक थे किसके? साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन के बिजनेस में। ठीक है, किसी भी व्यापार में वो साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन के समर्थक थे। दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मिस हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज वॉज कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, थर्ड cooperation not individualisms, and fourth one is the development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Thank you.